जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, हाल ही में जो है एक न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ ये आ रहा है कि हमारे भारत में, अब पूरे भारत में जो है CAA लागू हो गया। तो इसको लेकर जब इसके पहले भी CAA और NRC की बात हुई थी तो थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला मचा था। अभी भी थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला मचेगा और इसको लेकर अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। और सबसे पहला तो प्रश्न लोगों के दिमाग में कुछ ये आ रहा होगा कि CAA तो 2019-20 में ही बहुत ही इसको लेकर हल्ला गुल्ला हुआ था, मार हुआ था भाई। तो ये फिर 2024 में कहाँ से आ गया CAA? उसी समय तो लागू हो गया था, फिर कहाँ से आ गया? ये बातें हैं। अब अभी भी कुछ लोग जो हैं इसको एक क्या बोलते हैं, राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। और जाहिर सी बात है, राजनीतिक मुद्दा बना क्या रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा है ही, क्योंकि हमारे देश में कोई भी चीज़ आती है, कोई भी कानून आता है तो उसका राजनीतिक एंगल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सब बातें हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में अगर चल रहा है कि ये जो CAA, जिसका पूरा नाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 का है, जब ये 2019 का एक्ट है, 2019-20 में ही लेकर कोरोना काल में बहुत ही इसको लेकर शोरगुल हुआ था, तो फिर अभी कैसे लागू हुआ था, उस समय लागू क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, उस थोड़ा सा इस संदर्भ बता दूं कि उस समय जो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो था वो पास हुआ था, ठीक। लेकिन किसी भी एक्ट को लागू करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम्स बनाए जाते हैं। तो बिल तो सरकार ने पास करा लिया, लेकिन अब कुछ राजनीतिक मुद्दा रहा होगा या फिर कोई और बात रही होगी। हालांकि सरकार ने कहा कि हम अभी रूल इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उस समय सब बात का एक ही बहाना था सरकार के पास, कोविड-19। अब सरकार ने जो है उसके लिए रूल्स बना दिए हैं और तब जाकर कल ही का न्यूज़ है, कल जो है हमारे पूरे देश में CAA लागू हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष इस बारे में बात करने वाला हूँ, इस बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि CAA और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनके बीच क्या कनेक्शन है। क्योंकि जब CAA की बात हुई थी तो सबसे ज़्यादा जो उथल-पुथल हुआ था, सबसे ज़्यादा जो हल्ला-गुल्ला हुआ था, सबसे ज़्यादा शोरगुल हुआ था, वो कहाँ हुआ था? नॉर्थ ईस्ट में, और वो भी खास करके असम में। इससे आप परिचित होंगे, अगर टीवी चैनल्स न्यूज़ देखते होंगे तो आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा हल्ला-गुल्ला कहाँ हुआ था? नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में भी कहाँ? तो असम में। और एक तो ये बात है, दूसरा एक एंगल जो इसमें हिंदू मुसलमान किया गया था। जाहिर सी बात है, भारत में कोई भी चीज़ अगर हिंदू मुसलमान वाला तड़का ना लगे तो फिर मज़ा ही क्या है। तो इसका भी एक तड़का लगाया गया था। लेकिन इस बात को लेकर कई बार सरकार ने भी, और सभी लगभग जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी लोगों ने बताया कि भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी इस पर मुसलमान समुदाय ने भी इसका विरोध किया था। कहीं ना कहीं वो क्यों किया था, उस चीज़ को भी हम समझेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक। तो इस वीडियो का जो कंटेंट है, इसको मैंने पूरे इस बोर्ड पे मैंने इसको नोट कर लिया है ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं आपको, ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े और उस तरह से वीडियो लंबा ना हो। पहले से मैं सब चीज़ नोट कर लिया है, किस किस मुद्दा पे, किस किस बातों पे हम बात करेंगे। तो इसी को लेकर हम समझेंगे। इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से नहीं, क्योंकि अगर विस्तार से, चूंकि एक्ट है, इसको विस्तार से समझ जाएंगे तो बहुत विस्तार हो सकता है, लेकिन उतना विस्तार से बताने के लिए शायद मेरे पास उतने कंटेंट, मुझे आइडिया, नॉलेज भी नहीं हो। लेकिन फिर भी जो मुझे ज्ञात है, जो मुझे पता है, मैं संभव मतलब वो कोशिश करूंगा कि आप तक वो पहुंचा सकूं, ठीक। तो चूंकि हमने पहले ही बताया कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और असम के परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 1826 से चलेंगे। 1826 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1826 ईस्वी में एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था। यानी कि उस समय के जो अंग्रेज थे, जो कि भारत में शासन कर रहे थे, अंग्रेजों के बीच और बर्मा यानी कि वर्तमान का म्यांमार के बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो अंग्रेजी सरकार थी वो असम और मणिपुर को भारत में शामिल की। असम और मणिपुर को भारत में शामिल की, इसका मतलब ये हुआ कि पहले असम और मणिपुर भारत में नहीं था, लेकिन इस एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद असम और मणिपुर जो था वो भारत में शामिल हुआ, ब्रिटिश इंडिया में शामिल हुआ, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ कि असम में जो था संसाधनों की कमी नहीं है, आपको पता ही होगा, आज भी असम में संसाधन बहुत हैं।
जनसंख्या वहाँ पे असम की कम थी, और संसाधन कहने का मतलब वहाँ पे तेल का जो था अच्छा खासा वहाँ पे, मतलब कि सबसे पहला तेल का कारखाना वहीं पे खोला गया था डिगबोई में। और असम में चाय की खेती अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर शुरू की, लेकिन चाय की खेती कराने के लिए असम में उतने मजदूर नहीं थे। चाय की खेती कराने के लिए बड़े पैमाने पर मजदूर चाहिए थे, और असम की चूंकि जनसंख्या कम थी तो वहाँ पे मजदूर उतने अवेलेबल नहीं थे। तब अंग्रेजी सरकार ने बांग्लादेश, चूंकि बगल में, यहाँ पे आप मैप देख रहे होंगे, ये रहा हमारा असम, और इसी असम के सटे हुए यहाँ पे आपका बांग्लादेश है। ये उस समय बांग्लादेश नहीं था, वो एक बंगाल था, पूरा बांग्लादेश हो गया या फिर वेस्ट बंगाल हो गया आज का। और आज का ये असम जो भी था, असम और ये सब बाकी जो स्टेट दिखाई दे रहे हैं, इसको भी एक तरह से बंगाल का हिस्सा माना गया। तो उस समय क्या किया गया, यहाँ पे खेती करने के लिए बंगाल के मजदूरों को लाया गया, और यहाँ पे बंगाल के मजदूर जो थे यहाँ पे जाकर वे लोग खेती करना शुरू किए। तो चूंकि जाहिर सी बात है रोजगार मिलेगा, आज भी हम लोग रोजगार जहाँ मिलता है आदमी वहाँ जाता है। चूंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और बिहार की स्थिति आपको पता ही होगी कैसी है। जब हमेशा ट्रेन में भर भर के लोग मतलब गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं। क्यों? क्योंकि उधर रोजगार है, बिहार में रोजगार का उतना सृजन नहीं है, तो इसलिए लोग उधर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी बंगाल से भी लोगों ने बड़े पैमाने पर असम में माइग्रेट किया, क्योंकि असम में रोजगार मिला था और अंग्रेजी सरकार उनको रोजगार दे रही थी, उनको चाय के बागानों में काम दे रही थी, तो लोग उधर क्या किए, माइग्रेट किए। इसका खामियाजा ये हुआ कि 1931 आते आते, अभी याद रखिएगा बात 1931 की ही चल रही है, 1826 में भारत में शामिल हुआ ये असम और मणिपुर का इलाका, लेकिन 1931 आते आते हालत ये हो गई कि जो असम के मूल निवासी थे वो बंगाली मुसलमानों से कम हो गए। बंगाली मुसलमान मैं इसलिए शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि बंगाल का इलाका जो था, ये इधर वाला इलाका जो था मुस्लिम बहुल्य था, इसलिए नहीं बाद में बांग्लादेश के मतलब पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि इधर के ही लोग इधर आएंगे, और इधर क्या थे, मुसलमानों की संख्या अधिक थी। तो हालत ये हो गया कि असम के जो मूल निवासी थे वो कम हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, और बंगाली मुसलमान उनसे ज्यादा हो गए। अब ये बात किसी को बर्दाश्त नहीं होगी। हम मान लीजिए जिस घर में रहते हो, हमारे घर में कोई दूसरा आदमी आकर रहने लगे और उनकी संख्या ज्यादा हो जाए, हमारे गांव में कुछ बाहर से लोग आकर रहने लगे और उनकी संख्या हमारे गांव के मूल निवासियों से अधिक हो जाए, तो ये बात किसी को हजम नहीं होगी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बात की जाए 1779 और 85 में, हालांकि इसके बाद भी आंदोलन हुआ, ऐसा बात नहीं। जैसे जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भी बहुत सारे लोगों ने उधर माइग्रेट किया असम की ओर। तो इसको देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिंता बढ़ी, तो उन्होंने भी एक एक्ट लाया था, जिस एक्ट के तहत वे बोले थे, उसका एग्जैक्ट नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई एक्ट था जिस एक्ट के तहत उन्होंने कहा था कि हम जो गैर असमी लोग हैं उनको क्या करेंगे, वहां से निकालने का काम करेंगे असम से। और सबसे पहला बार उन्होंने ही एनआरसी वाला जो मुद्दा है, एनआरसी टाइप का एक रजिस्टर बनाया था, और लेकिन वो प्रकाशित नहीं किया गया था, वो अपने पास रिजर्व करके रखे थे। तो वे उसको छोड़िए, इतना सब बात नहीं कर सकते, मेन पॉइंट पे चलेंगे। तो यानी कि लोगों की मांग थी भाई कि हम जो यहाँ के मूल निवासी हैं, हम अल्पसंख्यक क्यों हो रहे हैं, बाकी लोग यहाँ से भगाया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि हाँ जी बात तो सही है, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। लाल बहादुर शास्त्री भी है, वो भी इस चीज को मानते थे, फिर लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। अगर खास हो गया रहता तो आज ये CA 2019 की जरूरत ही क्या पड़ती। इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के समय जो था ये मुद्दा थोड़ा गरमाया। बात करें 1979 से 85 के बीच असम में असम आंदोलन चला, जिसको आसू संगठन ने नेतृत्व दिया। आसू संगठन का पूरा नाम था ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। एक संगठन बना छात्रों का, जिन्होंने इस आंदोलन में, असम आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और उनकी कुछ डिमांडें थी, मांग थी। क्या मांगे थी? पहला मांग था उनका 3D, उनका जो मांग था 3D था। 3D क्या था? पहला D था डिटेंशन, दूसरा था डिलीटेशन, और तीसरा था डिपोटेशन। तीनों को समझेंगे। जो डिटेंशन था, उन लोगों का कहना था कि जो भी लोग अवैध प्रवासी हैं
अवैध प्रवासी असम में आए हैं उन सभी अवैध प्रवासियों को डिटेक्ट किया जाए, यानी पहचाना जाए। अब पहचानेंगे तो क्या करेंगे? डिलीटेशन। डिलीटेशन का मतलब हुआ क्योंकि यहाँ तक 1971 तक का जो चुनाव हुआ था, सब में उन लोगों ने वोटिंग देने तक का उनको राइट मिल चुका था, वो लोग वोट भी दे रहे थे। तो इन लोगों का कहना था कि जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है उनका मतदाता सूची से नाम काट दिया जाए। ठीक। और तीसरा था डिपोटेशन। डिपोटेशन का अर्थ हुआ कि असम से उनको बाहर निकाल दिया जाए। ठीक। तो जो ये आशु की 3 मांगे थी वो क्या क्या थी? डिटेंशन, अवैध प्रवासियों की पहचान करें, उनका मतदाता सूची से डिलीटेशन यानी कि मतदाता सूची से उनका नाम खत्म करें, और तीसरा था डिपोटेशन यानी कि उनको असम से बाहर निकाला जाए। ठीक। अब ऐसा हुआ कि सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि अगर सरकार इंदिरा गांधी की सरकार थी, अगर इंदिरा गांधी की सरकार इस बात को मानती, बहुत सारे लोगों का जो मतदाता सूची से है नाम कटता। और जाहिर सी बात है उस समय भिंडरा वाले केस जो था, पंजाब वाला, आपको याद होगा। मतलब कहने का मतलब कि उस समय जो कांग्रेस जो था फ्री काम, मतलब कि उसके हाथ बंधे हुए थे, और इसलिए इंदिरा गांधी ने सोचा कि इस पे मतलब कि बहुत ज़्यादा ना ही जाए तो ठीक रहेगा। और इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उस चीज़ को नहीं माना, और उन्होंने जो 1971 में जो मतदाता सूची थी उसी मतदाता सूची को उन्होंने कंटिन्यू किया, यानी कि ये जो डिटेंशन और ये जो बातें थी उनकी मांगों को एक तरह से नहीं माना गया। ठीक। इसका नतीजा ये हुआ कि जो 1979-80 का इलेक्शन होने वाला था लोकसभा का, वहां के लोगों ने उसका भयंकर विरोध किया और बहिष्कार भी किया। और वहां पे टोटल जो है असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं, और उन मतलब विरोध इतना भयानक था, इतना लोग इस पर एकजुट हो चुके थे, मतलब लोग इतना इस पे एकमत थे कि वहां पे तो 10 सीटों पे कोई नॉमिनेशन ही नहीं हुआ। नॉमिनेशन नहीं हुआ मतलब कि कोई इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ। जब कोई इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन नाम ही नहीं भरेगा, चुनाव कहां से होगा? तो 10 सीट पर तो नॉमिनेशन ही नहीं भरा गया। 2 सीटों पर चुनाव, मतलब कि नॉमिनेशन भरा गया था लेकिन चुनाव हो नहीं पाया किसी कारणवश। बाकी 2 सीटों पर चुनाव हुआ। लेकिन लोकसभा के चुनाव में क्या फर्क पड़ता है? लोकसभा के चुनाव में तो आपको बहुमत चाहिए। 14 सीट अगर नहीं भी इलेक्शन हुआ 10 सीटों पर तो क्या फर्क पड़ेगा? और उस समय इंदिरा गांधी इतनी ताकतवर थी कि उनको इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इंदिरा गांधी जीती। फिर क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने फिर असम के लोगों की समस्या को सॉल्व करने के लिए एक एक्ट लाया, एक कानून लाया, उसका नाम था IMDT। और इस IMDT का पूरा नाम क्या होगा? इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट। इस एक्ट के तहत इंदिरा गांधी ने एक प्रावधान लाया, यानी कि इस एक्ट के तहत एक प्रावधान लाया गया। प्रावधान ये लाया गया कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, यानी कि अवैध प्रवासी हैं जो असम में रह रहे हैं, उनको असम से बाहर निकाला जाएगा, उनकी नागरिकता ली जाएगी, मतलब नागरिकता उनको, मतलब उनको अवैध प्रवासी कहा जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या कानून, क्या नियम था उसको समझते हैं हम। यहाँ पे लिखा नहीं है, शायद लिखा भी है, मैं समझाता हूँ, आप ऐसे समझिएगा। वहां पे पहला शर्त रखा गया इस एक्ट के तहत, IMDT के तहत कहा गया कि अगर मान लीजिए मुझ पे किसी को शक है कि मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं हूं, तो क्या होगा? आज के समय में क्या कहिएगा कि जी आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप साबित कीजिए, है ना कहिएगा। कोई हमसे अगर आज के समय में कहना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं तो आप साबित कीजिए, तो हम क्या करेंगे? अपना कोई आई कार्ड दिखाएंगे, अपना मार्कशीट दिखाएंगे, अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, अपना वोटर आई कार्ड दिखाएंगे, सब चीजें दिखाएंगे। इस एक्ट के तहत क्या किया गया? कहा गया कि अगर हमको साबित, मतलब मुझसे पूछा जाए कि क्या मैं ये भारत का नागरिक हूं, मैं इलीगल माइग्रेंट नहीं हूं, तो ये मैं साबित नहीं करूंगा। ये साबित करने का काम पुलिस की होगी और जो व्यक्ति कंप्लेन करेगा उसकी होगी। और देखिए, जैसे मेरे खिलाफ किसी को मतलब ऐसा है कि हम मैं
इलीगल माइग्रेंट हूँ, तो 2 आदमी कम से कम कंप्लेन करने वाले चाहिए। कितने? 2 आदमी। और 2 आदमी कौन होने चाहिए? तो जहां मैं रह रहा हूं उसके 3 किलोमीटर के दायरा के अंदर के लोग चाहिए। और पुलिस जो होगी और वो दो लोग होंगे, उनका दायित्व होगा कि वो इस बात को साबित करें कि मैं अवैध प्रवासी हूं। अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं तो मुझे ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि मैं भारत का नागरिक हूं। अब इस कानून को इतना कठिन बना दिया गया कि किसी को अगर भारत की नागरिकता लेना हो तो कहने का मतलब कि एक तरह से मान लिया तो इजी बना दिया गया। जो यहाँ के इन लोगों की मांग थी, ये आशु आंदोलन जो था, असम आंदोलन, जो इनकी मांग थी, एक तरह से इनका मजाक बना दिया गया। भाई कैसे कोई साबित कर पाएगा? जैसे मान लीजिए कि मेरे पर अगर आरोप लगता है कि मैं जो हूँ भारत का नागरिक नहीं हूँ, मैं इलीगल माइग्रेंट हूँ, तो क्या करेगा कोई? 2 आदमी मान लीजिए मेरे पर, अगर सबसे पहले कि जिस क्षेत्र में आप रहे वहां के लोग इतना हिम्मत करेंगे नहीं। सबसे पहली बात मान लेते हैं कर भी लिए, कोई बात नहीं है। अब पुलिस सर्च वर्च नहीं कर सकती। पुलिस को साबित करना होगा कि आप साबित कीजिए कि मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ। पुलिस कैसे साबित करे? उस पास क्या उपाय है? कभी कभी पुलिस ऐसा नहीं कि आपको सर्च वर्च कर, ज्यादा आपसे सर्च वर्च नहीं कर सकती, तलाशी आपकी नहीं ले सकती थी पुलिस। तो ये तो मजाक बन गया। इसका मतलब, इसका अगर बात करें तो अगर 100 लोगों पे कंप्लेन हुआ था तो लगभग 0.5% लोग ही इसके अंतर्गत साबित हो पाया कि वो क्या इलीगल माइग्रेंट्स है। तो ये कहने का मतलब कि ये जो था IMDT एक तरह से ये आशु आंदोलन और असम या फिर असम आंदोलन करने वाले लोगों के साथ मजाक कर दिया गया, उनको लॉलीपॉप थमा दिया गया। इसका कोई मतलब था ही नहीं, और नहीं तो उनके लिए आसान ही कर दिया गया। ठीक, तो ये बात समझ चुके होंगे। और इसके बाद जो था असम वासियों में, वहां के जो मूल निवासी थे, उनमें काफी गुस्सा भर गया। ठीक, फिर देखते हैं आगे के बात। और देखिए इस फॉरेनर एक्ट से उल्टा, और इसके अलावा जैसे मैं अभी बताया कि IMDT में क्या प्रावधान थे, तो पुलिस साबित करेगी, जो कंप्लेन करेगा वो साबित करेगा। इसके उल्टा बाकी देश में एक एक्ट चलता था जिसका नाम था फॉरेनर एक्ट। याद रखिएगा, फॉरेनर एक्ट। तो फॉरेनर एक्ट बाकी देश में लागू था, और फॉरेनर एक्ट के तहत वहां पे पुलिस नहीं साबित करेगी। अगर मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, मेरे पर चार्ज लगा है कि हाँ जी मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, मैं इलीगल माइग्रेंट हूं असम का, तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं इलीगल माइग्रेंट नहीं हूं। तो ये तो उल्टा हो गया। पूरे देश के लिए जो कानून था वो तो इससे अच्छा था। तो इससे असम के लोगों, मतलब बहुत उन लोगों में क्या हुआ, गुस्सा आया। और इसलिए अंततः जाकर फिर कुछ बातें हुई और 1985 में असम समझौता हुआ। ठीक, और इस असम समझौता में क्या हुआ? तो पहला पॉइंट था कि इसमें माना गया, इनका कहना था, इंदिरा गांधी का कहना था कि जो लोग 1971 तक भारत में आ चुके हैं, हम उनको भारत की नागरिकता दे देंगे। लेकिन जो असम के लोग थे, वहां के जो संगठन थे, उनका कहना था कि नहीं, आप 71 नहीं, आप 61 मानिए, शायद 61, 100% श्योर नहीं हो सकता है, 61 या फिर 61 ही है शायद। ठीक है, तो दोनों के बीच में सहमति बनी कि 1 जनवरी 1966 से पहले आने वालों को नागरिकता दी जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो भारत में आ चुके थे उनको नागरिकता दे दी जाएगी। और उसके बाद जो भारत में अवैध प्रवासी आए हैं, भारत यानी कि आप असम समझिएगा, असम में जो अवैध प्रवासी आए हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जाने से पहले, चलिए इसका दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट करें कि 1966 से 71 के बीच आने वालों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा। उनको कहा गया कि जो 1966, दोनों का बात हो गया, इंदिरा गांधी का भी बात हो गया, उनका भी बात हो गया, वो बोला गया कि ठीक है ये तो हो गया कंफर्म। और 1966 से 71 के बीच में जो हैं वो आए हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार अभी नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा। हालांकि वो पूरे भारत के नागरिक होंगे, उनके लिए पासपोर्ट भी मिलेगा, सब सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन केवल वोट नहीं दे पाएंगे 10 साल तक के लिए। तीसरा बात कहा गया कि 25 मार्च 1971 के बाद आने वालों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कहा गया जो 25 मार्च 1971 के बाद जो भारत में या असम में आए हैं उनको तो नागरिकता किसी हाल में दी ही नहीं जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद अब जो अगला पॉइंट आएगा CA 2003 आएगा, उसको बताने से पहले थोड़ा सा
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देख लेते हैं। जैसा कि हमने जाना था कि पहले तो असम में जो था लोग कैसे आए थे, तो चूंकि काम करने के लिए आए थे तो इसलिए। लेकिन अब यहाँ तक आते आते याद होगा आपको 1971 का युद्ध भी हो गया। भारत पाकिस्तान, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराना था और बांग्लादेश बनाना था। आज़ादी से युद्ध से पहले आपको पता ही होगा, अगर इतिहास आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो कि पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने यहाँ के बांग्ला भाषी मुसलमानों पर बांग्लादेश की इतना अत्याचार किया, यहाँ के लोग, यहाँ के जो औरतें थी, महिलाएं थी, उनका रेप किया, बच्चों को मार दिया, महिलाओं को मार दिया, जिस कारण यहाँ के लोग भाग भाग कर कहाँ जाएंगे, या तो इधर बंगाल में जाएंगे, यानी कि पश्चिम बंगाल में, या फिर असम में जाएंगे। तो पहले से ही सोचिए 1931 में ही जो बंगाली मुसलमान थे वो मूल निवासियों से अधिक हो चुके थे। ये 1931 की बात है। आज जब 1971 का ये जो बांग्लादेश आजाद कराया गया, उस समय तक सोचिए कितने आए होंगे। एक आंकड़ा के अनुसार, पता नहीं आंकड़ा कितना सही है कितना गलत मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि उस समय भारत की जो जनसंख्या थी लगभग 55 करोड़ के आसपास थी, और 1 करोड़ उस समय, सोच लीजिए 1 करोड़ लोग जो थे वो भारत में आए थे बांग्लादेश से भागकर। तो सोच लीजिए उस समय असम की स्थिति क्या रही होगी। अब इसलिए असम के लोग और भी मतलब गुस्सा में थे कि भाई हम सारा लोग मेरे पास ही आ रहा है, सब हम लोग तो खुद पहले से कम हैं, और असम के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। ठीक, तो ये जो थी हमेशा मांग चलती रही। इंदिरा गांधी की भी सरकार ने, आपने देखा है इंदिरा गांधी की सरकार भी आई, कुछ खास काम की नहीं। उसके बाद राजीव गांधी की भी सरकार है, उन्होंने भी बहुत कुछ इनके लिए नहीं किया, इनकी समस्या चलती ही आ रही थी। फिर जाकर बाकी जो थोड़ा बहुत कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी और अलग अलग जो प्रधानमंत्री आए, उनका कार्यकाल कुछ बहुत मतलब कि ज़्यादा नहीं रहा, उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर जाकर 2003 में एक CAA आया, और इसके अनुसार इलीगल माइग्रेंट्स को परिभाषित किया गया। यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स को परिभाषित किया गया पहली बार, और कहा गया कि जो लोग भारत में बिना पासपोर्ट वीजा के रह रहे हैं, बिना वीजा लिए रह रहे हैं, या फिर पासपोर्ट लेकर आए तो थे, उनका वीजा एक्सपायर हो गया फिर भी भारत में रह रहे हैं, तो वे क्या हो जाएंगे, इलीगल माइग्रेंट्स हो जाएंगे। दूसरा कहा गया न्यू बॉर्न बेबी को नागरिकता माता पिता इंडियन, या फिर माता पिता में कोई एक इंडियन लेकिन दूसरा IM न हो। इसका अर्थ समझिए। कहा गया कि अगर भारत में, इस CA 2003 के अनुसार, कि अगर भारत में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो इसके पहले तक था कि जन्म भारत में ले लिया तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन इस एक्ट के अनुसार कहा गया है कि अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो या तो उसके माता पिता दोनों भारतीय हों, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, या फिर माता या पिता में से कोई एक भारत की नागरिक हो, लेकिन याद रहे दूसरा इलीगल माइग्रेंट्स ना हो, दूसरे देश का हो चलेगा, पासपोर्ट लेके आया हो चाहे आई हो चलेगा, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बात कही गई 2003 के इस नागरिकता अधिनियम में। लेकिन और इसी समय जो था 2003-04 में ही ये जो IMDT था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। खत्म करना भी चाहिए था, किस काम का भाई है, ये तो बेकार था। असम के लोगों को और मतलब लोगों के लिए तो और गरियाने वाला चीज था असम का लोग। तो वही हो गया कि छोड़िए, भोजपुरी में बहुत अच्छा कहावत है, या नहीं बोलेंगे, कहावत है ऐसा कि मतलब देखिए भोजपुरी में कहावत है कि पूत मांगने गए थे और पति गवा के चले, तो वही हाल हुआ यहाँ पे। ये लोग पूत मांगने गए थे और पति भी गवा के चले। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के आसपास इसको क्या किया, खारिज कर दिया इस IMDT को। ठीक, उसके बाद आगे समझते हैं। अब 2003 के बाद स्थितियां कुछ खास मतलब रही नहीं। उसके बाद सीधे चलेंगे हम 2016 में चुनाव होने वाला था असम में। उससे पहले लगातार 3 बार से कांग्रेस वहां पे जीतती आ रही थी, और बीजेपी की नीति क्या रही आपको पता ही होगा।
बीजेपी को अगर कहें कि जहां भी अगर हिंदू मुस्लिम वाला एंगल हो जाता है वहाँ बीजेपी को फायदा होता है, ये बात जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं होगा। ठीक, तो 2016 के चुनाव में बीजेपी ने वादा कर दिया कि जो वहां पे हिंदू हैं असम में उनको नागरिकता दी जाएगी, और केवल हिंदू को नहीं और भी लोगों को दी जाएगी, लेकिन मुख्य फोकस तो हिंदू, क्योंकि जहां पे हिंदू मुस्लिम का एंगल आ जाएगा वहां पे वोट बैंक और वहां पे इस तरह की ध्रुवीकरण हो जाएगा। ध्रुवीकरण होने से जानते हैं कि इसमें चुनाव का असर पड़ता है। ठीक है, तो बीजेपी ने 2016 में यह अपने मतलब कि जो वादा किया लोगों से, जो वहाँ पे सम्मेलन क्या बोलते हैं रैली वैली होता था, उसमें कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हिंदुओं को हम क्या करेंगे, हिंदुओं के साथ साथ यहाँ पे सिखों, ईसाइयों को, बौद्धों को, जैनों को, सबको कहा जा रहा है, पारसियों को भी कहा जा रहा है, लेकिन एक हिंदू यहाँ पे मेन समझ सकते हैं किस लिए कहा जा रहा है। तो हम उनको क्या करेंगे, नागरिकता देंगे। अब क्या हुआ इस पर, अब ये कारण रहा होगा या जो भी कारण रहा हो, बीजेपी की सरकार बन गई असम में। बीजेपी की सरकार बनी असम में, और फिर बीजेपी ने इस मुद्दे को, चूंकि बीजेपी ने भी वादा असम के लोगों से भी वादा किया था कि हम, अब देखिए चुनावी वादा ऐसा वादा होता है ना कि उसमें बोलो ऐसा कि लोगों को पसंद आए। तो लोगों ने यह भी कह दिया कि हम गैर असमी को, गैर हिंदुओं को बाहर निकालेंगे असम से। तो दोनों चीज हो गए, जो हिंदू पक्ष, जो गैर मुसलमान थे वो खुश हो गए कि चलो हमको नागरिकता मिलेगी। आज जब ये बात इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, लोगों को बाहर भी निकालेंगे, इस तरह से कहो कि किसी को समझ में ना आए, हम लोगों को बाहर भी निकालेंगे, तो जहाँ के असम के मूल निवासी थे वो लोग ने कहा अच्छी बात है भाई कि सरकार यहाँ से लोगों को बाहर निकालेगी, क्योंकि सारे सरकार तो आए वादा किए लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं, और इसलिए क्या है, चुनाव जीत गई। चुनाव जीतने के बाद 2016 में ही CAB आया। CAB का यहाँ पे अर्थ हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016। यहाँ पे इसी बिल को अगर पास कर दिया जाए लोकसभा राज्यसभा से और राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए तो एक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बिल ही लिखा हूँ, एक्ट नहीं लिखा हूँ। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे एक कारण है। तो इसमें क्या प्रावधान था उसको समझ लेते हैं। CAB जो 2016 का आया था, इसमें प्रावधान क्या था। इसमें पहला प्रावधान था, इसमें मेन जो प्रावधान था, पूरा मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा ना, पढ़ने का टाइम है, क्या पढ़ेगा उतना। पहला जो इसका मेन प्रावधान था वो था कि इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पे फिर से बताया गया कि कौन कौन इलीगल माइग्रेंट्स होगा। यहाँ पे कहा गया कि जो लोग, यहाँ पे मुख्य रूप से 3 देशों की बात की गई, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इन 3 देशों में जो वहां के अल्पसंख्यक हैं और वहां पे उनको धार्मिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है और वो भारत आए हैं, उनको हम नागरिकता दे देंगे। ये तो एक्ट की बात है, लेकिन जब इसको दूसरे शब्दों में कैसे कहा गया, मेन बात तो यही है, लेकिन इसको कहा कैसे गया, ऐसे नहीं कहा गया। यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पर हम हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को, पारसियों को, छोड़ा ना, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, ईसाई यानी कि, और एक छठा पारसी, इन 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता देंगे। बात कुछ हद तक सही भी थी, कुछ हद तक 100% सही थी, क्योंकि भाई बाकी जो तीनों देश थे, अफगानिस्तान की बात की जाए, बांग्लादेश की बात की जाए और पाकिस्तान की बात की जाए, तीनों क्या थे, मुस्लिम देश हैं। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि मुस्लिम देश में मुसलमानों के साथ प्रताड़ना हो रही है, तो ये तो बात पचने वाली है नहीं, लेकिन बाकी लोगों के साथ अगर प्रताड़ना हो रही है तो ये तो गलत है। और ज्यादातर उसमें ये लोग तो कम थे, ज्यादा हिंदू और मुस्लिम, यही 2 एंगल था। तो इस बात को कहा गया, और यहाँ पे एक शब्द ऐसा कहा गया कि यहाँ पे हम लोग यहूदी और मुसलमानों को नहीं देंगे। तो देखिए, अगर वो ऐसा बात कहा जाता, जैसे पहला मैंने कैसे कहा था, इसके पहले मैं बोला कि जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हैं और उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ जाए धार्मिक धर्म के चलते, उनको दी जाए, ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। बात दोनों का मतलब एक ही हुआ, लेकिन किसी को समझ में आएगी नहीं। लेकिन बात ऐसा बोलो कि आग लगे, तो यहाँ पे आग लगने वाली बात, जब हम धर्म की बात करेंगे तब आग लगेगा। उसमें कह दिया गया कि मुसलमानों को और यहूदियों को हम नागरिकता नहीं देंगे। आगे कहा गया कि बाकी जो लोग हैं
उनको हम रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू क्या करेंगे, नागरिकता देंगे, ऐसा बात नहीं, उनको भी देंगे, लेकिन इस एक्ट के तहत हम नहीं देंगे उनको। हम रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू हम क्या नागरिकता देंगे। और यहाँ पे एक डेडलाइन बताया गया कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आया हो उसी को हम नागरिकता देंगे। 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर आप भारत में हैं तभी आपको इस CAB 2016 यानी कि CAA 2016 कहिए, इसके अनुसार आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हो गया कि ये बिल जो था ये पास ही नहीं हो पाया। पास हुआ, लोकसभा में पास हो गया था ये बिल, लेकिन राज्यसभा में ये बिल, चूंकि राज्यसभा में जो थी बीजेपी की बहुमत नहीं थी, एनडीए सरकार को बहुमत नहीं थी, तो ये जो था बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। और फिर तब तक काम खत्म हो गया और फिर अब सरकार भी कही अच्छा रुको, फिर बाद में देखा जाएगा। अगली बार चुनाव हुआ 2019 में लोकसभा का। पहली बार जो था 200 कितना 80 के आसपास, 83 के आसपास सीटें मिली थी बीजेपी को, लेकिन इस बार तो अकेले बीजेपी 300 प्लस सीटें लाई थी। प्रचंड बहुमत था, लोकसभा राज्यसभा में बहुमत हो गया। फिर से इस बिल को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को फिर से लाया गया। इस बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से ये पास हो गया। अब समझते हैं थोड़ा सा, अब एंगल पे आइए, इस मैप पे आइए। ये तो हो गया ऐतिहासिक दृष्टिकोण, अब थोड़ा भौगोलिक दृष्टिकोण इसको समझते हैं, ठीक। और देखिए हाँ, इसमें एक दो बातें और थी, समझ लीजिए, नीचे 2 लाइन लिखा हुआ है। देखिए जितना भी बोर्ड पे लिखा गया है संभवतः आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन एक दिक्कत हो सकता है कि आपको ये सारा दिखाई ही ना दे, क्योंकि मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है। मैं इसको एक कंटेंट के रूप में लिखा हूँ जिसमें मैं चर्चा कर सकूँ, अपने हेल्प के लिए इसको लिखा हूँ, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट में नहीं सही आ रहा होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसका एक फ़ोटो लेकर और टेलीग्राम पर मैं उसको मतलब डाल दूंगा। कमेंट अगर आप कीजिएगा तो ठीक, नहीं तो अगर जरूरत नहीं होगी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए अगला कहा था कि CAA जो था ये पास हो गया 2019 में राज्यसभा लोकसभा से, यानी कि, और राष्ट्रपति तो भाई साइन कर ही देंगे, राष्ट्रपति काहे मना करेंगे। तो ये जो था एक्ट बन गया। अब इसमें एक प्रावधान दिया गया कि कहा गया कि CAA 6ठी जो अनुसूची वाले राज्य हैं उस पर लागू नहीं होगा, तथा CAA ILP यानी कि इनर लाइन परमिट वाले राज्यों पर लागू नहीं होगा। और ये रहा सबसे बड़ा बवाल का कारण, जो ये CAA जो आया और इस पे जो बवाल हुआ असम में, बवाल होने का सबसे मेन कारण क्या था, यही था। और तो कारण मतलब कहने का मतलब गरीबी में आटा गीला वाला चीज हो गया। सरकारें लाती हैं भलाई करने के लिए, हो जाता है चौपट। इंदिरा गांधी भी लाई थी क्या करने के लिए, हो गया क्या। बीजेपी सरकार ने भी वादा कुछ और किया था, देखिए आगे क्या होता है। थोड़ा सा 6ठी अनुसूची और इनर लाइन परमिट को समझते हैं। 6ठी अनुसूची में भारत के 4 राज्य आते हैं, जिसमें असम का कुछ भाग, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम लगभग पूरा आता है, ठीक। यहाँ पे आने का मतलब होगा 6ठी अनुसूची में कि इनको थोड़ा विशेष प्रावधान, विशेष छूटें दी गई हुई हैं, जो कि वहाँ के प्रशासन के हिसाब से उसको मतलब ये हैंडल किया जाएगा। और इनर लाइन परमिट के बारे में जानना चाहते हैं। इनर लाइन परमिट होता है कि जैसे देखिए नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, ये सेंसिटिव एरिया हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को रोकने के लिए, अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए, इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने के लिए इसको लाया गया कि अगर आपको इस राज्य में जाना है तो परमिशन लेके जाना पड़ेगा वहाँ के प्रशासन से, बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते हैं। अब देखिए, अब मेन मुद्दा अब इस मैप पे समझेंगे। मैं इधर आ जाता हूँ, मैप पे समझिए। 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं मिजोरम। ये मिजोरम पूरा जो था, मिजोरम क्या हुआ, ये मिजोरम पूरा हो गया। उसके बाद मेघालय हो गया, यानी कि मेघालय वाला कहाँ गया भाई, ये मेघालय खत्म, ठीक। उसके बाद त्रिपुरा, ये खत्म, ठीक है। ये 3 राज्य। असम का देखिए, असम का ये वाला क्षेत्र, जो ये इतना क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र 6ठी अनुसूची में आता है, और ये दोनों क्षेत्र जो है 6ठी अनुसूची में आते हैं। पूरा असम नहीं आता है, ठीक। तो ये हो गया 6ठी अनुसूची में 4 राज्य, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम के कुछ भाग, ठीक है। उसके बाद बात की जाए इनर लाइन परमिट।
इनर लाइन परमिट में कौन कौन आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश पूरा आ जाता है। उसके बाद नागालैंड भी पूरा आ जाता है। एक यहाँ पे दीमापुर स्टेशन होगा, उसको छोड़कर बाकी स्टेशन यानी कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है उसको छोड़कर पूरा नागालैंड लगभग आ जाता है। मणिपुर भी पूरा आ जाता है और मिजोरम तो दोनों में आ जाता है भाई, इनर लाइन परमिट में भी, छठी अनुसूची में भी। यानी कि एक असम के कुछ लगभग 80% या 70% भाग को छोड़ दें तो बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो या मेघालय हो, इन सभी राज्यों में ये CAA लागू नहीं होगा। अब CAA लागू नहीं होगा यानी कि यहाँ के जो अवैध प्रवासी हैं उनको CAA के तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो वहां पे क्या लगेगा, वहां पे वही लगेगा, पहचान करो जो मतलब जो इलीगल माइग्रेंट है उनको क्या किया जाएगा, उनको 5 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग इतने क्षेत्र में हैं उनको तो नागरिकता दे दी जाएगी, उनको नागरिकता दे दी जाएगी, बशर्ते वो मुसलमान और यहूदी ना हो। तो यहूदी का तो कोई स्कोप ही नहीं बनता है, मुसलमान ना हो। बाकी राज्यों में उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। सोचिए अब क्या होगा इस पर, अब क्या हो सकता है। अच्छा मान लीजिए कोई व्यक्ति मेघालय में हो, चूंकि जब ये भारत में शामिल हुआ था ये असम मणिपुर, पहले ये पूरा इलाका असम ही था, बाद में जाके सबका अलग अलग बंटवारा हुआ, आप जानते होंगे। तो ऐसा तो नहीं कि केवल असम में ही अवैध प्रवासी लोग थे, सारे राज्यों में थे। लेकिन असम के लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो यहाँ के गैर मुसलमान हैं यानी कि हिंदू हैं। अब हिंदू के साथ साथ बाकी जो 5 धर्म है उसको आप जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ के लोग क्यों नाराज हो गए, क्योंकि वादा किया गया था और असम के लोगों का, असम के जो मूल निवासी थे उनका मांग था, पहला मांग था, ये पहला का पहला और आखिरी मांग था, उनका मांग था कि भाई सबको यहाँ से गायब करो ना। उनको, असम के लोगों को हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं था, उनको ना हिंदुओं से दिक्कत था ना मुसलमान से दिक्कत था, उनको सबसे दिक्कत था। उनको दिक्कत था कि यहाँ के मूल निवासी कम हो गए और बाकी लोग यहाँ पे अधिक हो गए, उनको हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं था। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि हम सिर्फ मुसलमानों को नहीं नागरिकता देंगे जो वहाँ के अवैध मतलब कि अवैध रूप से आए हैं। इससे ये हुआ कि लगभग 50% आबादी को सरकार ने यानी कि इनडायरेक्ट कह दिया कि हम उसको नागरिकता दे देंगे। यानी कि 2014 तक, क्या दिखेगा डेडलाइन क्या था, कहा गया जी 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आ चुके हैं भारत में वो मुसलमान नहीं है, उनको नागरिकता दे देंगे। और इस हिसाब से लगभग 50, सरकार ने घोषणा कर दिया इनडायरेक्टली कि हम लगभग 50% लोगों को नागरिकता देने जा रहे हैं। फिर वही बात हो गई कि पुत मांगने गए और पति गवा के आए। मांगने गए थे पुत, पति भी गवा गए। यानी कि इनका तो मांग हिंदू मुसलमान का था ही नहीं है, तो सब चाहते थे कि हमको क्या मतलब, हिंदू और मुसलमान से हमको क्या लेने देना है, हमको तो मतलब है कि जो अवैध प्रवासी सबको हटाइए। इसलिए असम के लोगों में गुस्सा बढ़ गया और असम के लोगों ने इस CAA का जबरदस्त विरोध किया। उसके बाद एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा बात एक और आ गया, दूसरा बात इस पे आइए फिर से, छठी अनुसूची और ILP इनर लाइन परमिट। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको तो CAA के तहत नागरिकता मिलेगी नहीं, उन जो अरुणाचल प्रदेश में है उनको भी CAA के तहत CAA के अनुसार नागरिकता नहीं मिलेगी। जो नागालैंड में है, जो मणिपुर में है, जो मिजोरम में है, जो त्रिपुरा में है, जो मेघालय में है, इनको नागरिकता CAA के तहत नहीं मिलेगी। लेकिन गैर प्रवासी तो यहाँ पे भी हैं, इलीगल माइग्रेंट जो है अवैध रूप से जो प्रवासी लोग हैं यहाँ पे भी हैं। तो वे क्या करेंगे, मेघालय से असम, त्रिपुरा से असम, मिजोरम से असम, मणिपुर से असम, नागालैंड से असम, अरुणाचल प्रदेश से असम और यहाँ से असम, सब लोग कहाँ आएंगे, असम में। तो एक तरह तो असम को खेल का मैदान बना दिया गया कि चारों तरफ से आओ भाई, क्योंकि सबको नागरिकता चाहिए। अब यहाँ पे मिलने वाला है नहीं तो सब कहाँ माइग्रेट करेंगे, सब इस क्षेत्र में जाएंगे। और यही कारण था कि असम के लोगों ने ही इसका पूरे जोरों शोर से विरोध किया
और अभी भी विरोध करेंगे। और आज़ादी से पहले ही जिन चीज़ों की मांग कर रहे थे आज तक नहीं मिला, और कहीं ना कहीं इस बिल के तहत, इस एक्ट के तहत यह सुनिश्चित कर दिया गया कि अब आप स्वीकार कर लीजिए कि वे लोग भी भारत में ही रहेंगे। रही बात गलत और सही, सरकार भी अपने स्टैंड पर गलत नहीं है भाई, कि मान लीजिए उन लोग आखिर भारत में रह ही रहे हैं तो उनको क्या किया जाए, उनको मरवा तो नहीं देंगे हम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भेज नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं मानवता दिखाते हुए भारत सरकार को भी नागरिकता देना ही पड़ेगा। आखिर ऐसे ही तो 1950 से 1947 जब से देश आज़ाद हुआ तब से तो रह ही रहे हैं, जब से भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जो बांग्लादेश से लोग अभी भी रह ही रहे हैं, तो रहेंगे तो ऐसे भी, तो सरकार भी अपनी जगह से सही है। अब यहाँ पे चूंकि हमारा देश जो है इलेक्शन पे चलता है तो हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं, तो हिंदू, अब यहाँ पे हाँ एक बात और, अब यहाँ पे असम के लोगों ने तो विरोध किया लेकिन मुसलमानों ने भी विरोध किया जो अवैध प्रवासी थे। उन्होंने कहा ये कौन सा बात हुआ भाई, जब हिंदुओं का आप दे रहे नागरिकता तो हमको काहे नहीं दीजिएगा, तो एक एंगल ये भी जुड़ा था और इसलिए असम में जोरों तोरों से विरोध हुआ था। और ये मुस्लिम वाला एंगल जो था अब ये असम के साथ साथ पूरे देश में फैल गया, क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया गया, ऐसा बता दिया गया कि मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है, ये हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। तो ये एक अलग मुद्दा है, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर उतना हम नहीं जाएंगे। हालांकि अगर एक शब्द में कहा जाए तो भेदभाव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, चलिए उस पर मैं नहीं जाऊँगा, ठीक, वो भी एक अलग टॉपिक है, ठीक। तो ये सब कारण थे कि यहाँ के लोगों ने विरोध किया और आज भी विरोध चल रहा है, और शायद आगे भी खुश तो लोग नहीं होंगे, क्योंकि इन सब के बावजूद भी जो असम के मूल निवासी हैं वो तो आज भी अल्पसंख्यक बनकर ही रह रहे हैं वहाँ पे। कुछ लोगों ने इस बात को लेकर हल्ला मच गया कि मुसलमानों को नागरिकता छीनी जाएगी, तो इस एक्ट से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है, ये बात आप कंफर्म कर लीजिए, किसी की नागरिकता इसमें छीनने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, ठीक है। तो ये रहा, मैं अपने शब्दों में CAA का असम एंगल जो था वो समझाने का प्रयत्न किया। हो सकता है कुछ चीज़ें छोड़ा हूँ, मैं भी संभवतः कोशिश किया हूँ कि हाँ कुछ जितनी भी जानकारियाँ दिया हूँ अपने तरफ से कोशिश किया हूँ कि कोई गलत जानकारी न दूँ, लेकिन फिर भी इंसान हूँ, हो सकता है कुछ गलती हो सकती है, तो उस गलती के लिए आप मुझे बता दीजिएगा और क्षमा भी कीजिएगा, बता भी दीजिएगा ताकि मैं भी उससे अवगत हो जाऊँ अगर कुछ गलती किया हूँ तो, ठीक। अगर आपकी जानकारी में कुछ लगे कि हाँ जी ये गलत चीज़ है तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप इतने धैर्य के साथ इतने देर तक मुझे सुनते रहे मेरी बातों को, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे हम आज की इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत एक बार धन्यवाद आपका फिर से पूरे वीडियो को देखने के लिए।